हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जिन भी बच्चों का कल या परसों एग्जाम है, ठीक है ना, उन सभी के लिए जिनका भी हिंदी कोर होगा सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, तो उसके लिए बने रहिएगा। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और बाद में तो बात करते रहेंगे। आज क्वेश्चंस का देखा जाए तो कंटेंट ज़्यादा भी क्वेश्चंस है। आज लगाया तो 15-20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 15 से तो ज़्यादा ही, 20 के आसपास प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को क्या कीजिएगा 2x का स्पीड में देखिए। मैं 2x का स्पीड में देखने के लिए आपको दो कारण से बोल रहा हूँ। एक तो सबसे पहली बात, आपका सबसे बड़ा बात टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसमें आप लोग और चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वैसा सुनने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न बस काले मेघा पानीदर शीर्षक निबंध का मूल भाव या प्रतिघात स्पष्ट कीजिए। जो काले मेघा पानीदर ये जो शीर्षक है, इस निबंध का मूल भाव क्या है आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निबंध का प्रतिघात यह है कि विज्ञान तर्क की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है। देखो, विज्ञान क्या है कि जिसका प्रूफ हो, जिसको देखा जाए तो विज्ञान जस्टिफाई करता हो जिस बात को, उसी बात पर विज्ञान भरोसा करता है। साथ ही विश्वास भावना के आधार पर अनहोनी होनी सबको सत्य मान लेता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उनमें सामाजिक कल्याण की भावना, संस्कृति, चेतना एवं संस्कारों से पल्लीवत होता है। तो ये सारा माजरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, जीजी के त्याग व दान के विषय में क्या विचार थे? काले मेघा पानीदो अध्याय के आधार पर बताइए, ठीक है। तो देखो, इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, यानी कि त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने से लोक कल्याण होता है। जो चीजें कम है उसका त्याग करने से लोक कल्याण होता है। इससे स्वार्थ भावना कम होती है, साथ इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार भावना बढ़ती है, और परोपकार की जो है भावना वो बढ़ती है। तो ये चीजें थी, ठीक है। चलिए, जो हिंदी को डीप मीनिंग में समझ गया, जो हिंदी को डीप मीनिंग में पढ़ लिया, उसको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। और बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े बिल्कुल, वो समझने का ट्राई करें, वरना किसी भी तरह से करें, क्योंकि आज आपके पास, और एक्चुअली मैं बात बोलूँ तो ये बात तो मैं आपको लास्ट में ही बोलूँगा। चलो अभी फिलहाल पढ़ते हैं। जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ वही चीज़ आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलिए देख लो, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो बताओ। देखो, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो देखो, वो तब हंसता है जब वह स्वयं को आत्मविश्वास से लबरेज मैंने समझते हो ना, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ जब समझता है, तब कुछ ना कुछ उस पर गड़बड़ी हो ही जाती है, जो लोगों के हंसने का मौका दे देती है, ठीक है। और यही जो टाइम है, इस टाइम पर देखा जाए तो चार्ली सबसे ज़्यादा हंसता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने हम सबको चार्ली क्यों माना है? तो देखो, सबसे पहली बात, हम लोग का कहीं ना कहीं हाव भाव चार्ली जैसा इसीलिए माना है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लो, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली जैसा ही होते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या चिढ़कर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरित्र क्षणों में हम पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, मूलतः हम सभी चार्ली हैं, क्योंकि समझो, हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चार्ली हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। सबको पैसा भाता है भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, इसी कारण से देखा है तो लेखक ने हम सबको क्या कहा है? चार्ली कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है,
शिरीष के फूल किस ऋतु में खिलते हैं? तो शिरीष के फूल वसंत ऋतु में खिलते हैं। शिरीष के फूल का पेड़ कैसा होता है? तो शिरीष एक मैदानी इलाके का पेड़ है, आकार में विशाल होता है तथा देखा है तो पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं। तो ये चीज़ें थी, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरीष किस मंत्र का प्रचार करता है? तो देखा किस मंत्र का वो प्रचार करता है? तो देखो शिरीष कालजी अवधून की तरह जीवन की अजेयता मंत्र का प्रचार करता है। लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है? वहाँ का वातावरण कैसा है आपको ये भी बताना है। कहाँ बैठकर लिख रहा है, उस जगह का वातावरण कैसा है आपको बताना है। देखो लेखक जहाँ बैठकर लिख रहा है उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप से धरती अग्निकुंड बनी हुई है। शिरीष नीचे से ऊपर फूलों से लदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ना, शिरीष के पूरे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ शिरीष के पेड़ है। जेठ की जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो पड़ रही है, जिससे देखा है तो धरती पूरा एकदम तप रहा है, अग्निकुंड बना हुआ है, ठीक है। शिरीष के फूल और फल के स्वभाव में अंतर क्या? देखो शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं जबकि फल अत्यधिक मजबूत होता है। देखो एक का देखा जाए तो नेचर सॉफ्ट, एक का नेचर कठोर है। वे तभी तक अपना स्थान नहीं वे तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक नए फल और नए पत्ते मिलकर उन्हें धकेलकर यानी कि बोलो कि धकेल कर बाहर नहीं निकाल देते हैं, ठीक है। कालिदास को लेखक ने क्या कहा है? तो कालिदास को लेखक ने क्या कहा है? कालिदास को लेखक ने देखा है तो अनासक्त योगी कहा है। क्या कहा है? अनासक्त योगी कहा है। उन्होंने मेघदूत जैसे सरस महाकाव्य की रचना की है। तो ये सभी चीज़ें हैं, चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा प्रश्न भी है, जनरली आता है तो आपके 5 मार्क्स में आता है। देखो मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। देखो है बहुत पुराना है, ठीक है ना, पर जिस प्रकार से वो बना है मानो कि अभी का टाइम हो, ठीक है ना। पाकिस्तान के सिंधु में देखा जाए तो 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई थी। खुदाई हुआ तब पता चला था लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, देखा है तो मूर्तियाँ, ईंट, तरासे हुए पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिला हुआ था, ठीक है ना। जिससे यह पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। देखो शहर का बात क्या, गाँव का बात नहीं, जबकि बहुत पुराना टाइम का था, ठीक है। जैसे हम आज रहते, ये चीज़ मैंने आपको बोला, वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के बहुत से लोग उत्साहित हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब इतना मॉडिफिकेशन कैसे था, मॉडर्न इतना ज़्यादा कैसे था उस टाइम पे, इस चीज़ों को लेकर। साथ ही साथ पुरानी चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट हमारा पहले से रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ 1/3 भाग ही खुदाई हुई है। 1/3 भाग ही खुदाई हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलाव है। क्योंकि देख लो इसका जो टोटल फैलाव है वो 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका फैलाव है। टोटल 200 हेक्टेयर क्षेत्रों में बसा हुआ है, ठीक है। देखा है तो इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन माना जाता है, ठीक है, बस इसी कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 में एक अंग्रेजी इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता की खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए वे इंजीनियर पत्थरों की
तलाश कर रहा था। वैसे वो जो इंजीनियर थे वो पत्थरों का तलाश कर रहा था जिससे वो गिट्टी बना सके। अब रेलवे के पता है आप लोग को, जो ट्रैक बनता है वो पहले गिट्टी उसमें बैठाया जाता है, उसके ऊपर आपका ट्रैक डलाता है ताकि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर हो पाए और कहीं उसमें पटरी दब ना जाए, क्योंकि रेल का वजन बहुत ज़्यादा होता है इसी कारण से। ठीक है, तो वो छर्री बना सके, पत्थर का देखा जाए तो आपके पास पत्थरों को तोड़ तोड़ के देखा जाए तो गिट्टी बना सके, इसीलिए क्या कर रहे थे, यहाँ वहाँ देखा जाए तो मजबूत पुराने ईंट पत्थर वगैरह खोज रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसी खोजने के दौरान उसे एक बहुत ही पुरानी ईंट मिली जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। ठीक है, वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई से मिलते हैं। देखो भाई साहब, ठीक है, तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, यानी कि इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। यानी कि सबसे पहले देखा जाए तो सिंधु जो नदी है उसी के पास इसका देखा जाए तो खोज हुआ था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता थी जो मिस्र ग्रीस की थी। क्या थी? मिस्र ग्रीस की थी। ये बात पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता देखा है तो 2600 से 3000 BC तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे। ठीक है, जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल देखा है तो काली बंगन देखा जाए तो आपके पास धोलावीर, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। देखा है तो इनमें सबसे जो अग्रिम, जो सबसे आगे देखा जाए तो यही शहर सब था। ठीक है, उस समय ये सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसीलिए पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। उस टाइम की बात थी ये सारी। ठीक है, तो ये सारा था, इसको आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, ये कभी कभी ये क्या जनरली प्रश्न इसका आता ही रहता है। अगर ये प्रश्न आते तो इससे रिलेटेड आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है कि हिटलर किसे दुनिया से मिटा देना चाहता था तथा उसके देखा है तो उसने कितनी हत्याएं की थी। तो देखो, हिटलर दुनिया से यहूदियों को मिटा देना चाहता था, क्योंकि देखा जाए तो यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए उन पर देखा है तो अपमानजनक नियम कानून थोपता रहता था, यानी कि जो मन से वो थोप देता था। ठीक है, बस उनको परेशान करना था, साथ साथ परेशान नहीं, समझ लो कि प्रताड़ित करता था, वो इतना खतरनाक था। हिटलर के डर से यहूदियों अपने लिए देखा जाए तो सुरक्षित स्थानों को खोजते फिरते थे। ठीक है, कि कहाँ से इससे हमको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, और ऐसे जगह वो ढूंढते रहते थे। वे अधिकांश अंधकारमय कमरों में जीवन जीने के लिए मजबूर थे, यानी कि ऐसे कमरे जहाँ पे कोई भी रोशनी वगैरह ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे लिखा कि अगर उन्हें पकड़ लिया जाता था तो उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ठीक है ना, और देखा जाए तो ऑन रिकॉर्ड यानी कि प्राप्त दस्तावेजों में पाया गया है कि हिटलर ने देखा है तो 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। भाई साहब, 60 लाख मारना, ये जनरली इसको नरसंहार ही बोलेंगे। ठीक है ना, और अब तक का देखा है तो सबसे बड़ा नरसंहार है। अब भाई साहब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, बाकी उसने और कितना मारा होगा कोई गारंटी तो थोड़ी ना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहूदियों पर देखा है तो यहूदियों पर किस प्रकार के जुल्म किए गए। अब बताओ भाई साहब, आप लोगों ने देखा कि वो मार देता था, अब किस प्रकार से मारता था थोड़ा वो भी देख लो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था। देखो, यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, जैसे कि देखा जाए तो भेदभाव पूर्ण और अपमानजनक नियम कायदे कानून को मानने के लिए मजबूर किया जाना। ठीक है, यहूदियों देखा है तो अज्ञातवास में नियंत्रण अंधेरे कमरे में जीवन जीने को मजबूर थे। सच देखा है तो हिटलर की नाजी फौजी का खौफ उन्हें हर वक्त सताया करता था कि कभी कोई अगर भेटा गया तो बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि
गोस्टापो जो हिटलर की खुफिया पुलिस थी वह जगह जगह छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास में से भी ढूंढकर निकालती और यातना गृह में डालकर, यातना गृह में समझ में आता ना, ऐसा गृह जहाँ पे यातनाओं दी जाती हो, ठीक है, में डाल देती थी। साथ साथ देखा है तो चारों ओर देखा है तो अराजकता फैली हुई थी। नाजियों का अत्याचार, लंबे समय तक गुप्त स्थानों पर छुपे रहने वाले लोगों से देखा है तो गोलीबारी का आतंक से देखा तो भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों सा जीवन, ठीक है, जानवरों सा जीवन, मनुष्यों को सोच के देखो, चोरी इत्यादि का भय जो था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, या फिर बोले कि वही जो यही सभी का भय था। देखा है तो बेहद अपमानीय व्यवहार था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो यहाँ पे प्रश्न आया है कि देख लो निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है। आपको बताना है कि निबंध और अनुच्छेद में क्या अंतर है। देखो जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वही अनुच्छेद लिखने में एक ही परिच्छेद या फिर बोलो कि पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, यानी कि अपने आप में छोटा होगा लेकिन सारा भाव स्पष्ट करेगा। देखा है तो अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में रहती है। जिस अनुच्छेद में मुख्य विचार या भाव अंत में रहता है वह उच्च कोटि का माना जाता है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि जो पीछे तरफ जिसका भाव विचार प्रकट करे, जो पीछे अंत में होता है वो उच्च होता है, ठीक है। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखे हैं। अब देखो इसको कंप्यूटर आज की ज़रूरत, तो इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। देखो इसको स्क्रीनशॉट लो, कंप्यूटर आज की ज़रूरत, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। ये हो गया। इसको अगर मैं पढ़ाऊँ तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो, इसको चलो स्क्रीनशॉट लो, इस सबको आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो काल करे सो आज कर, इस पर भी कभी कभी आ जाता है, तो इस सबको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कीजिए, सुन लीजिए। चलिए अब देखो और एक होता है कर्म की पूजा। तो देखो कर्म की पूजा है, ठीक है, कर्म ही पूजा है, आपको ये वाला कर लेना है, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए आप देखो देखा है तो कार्यालय पत्र क्या होता है, तो आपको बताना है कि कार्यालय पत्र क्या है। तो आप लोग चाहो तो इसको भी खुद से पढ़ सकते हो, बाकी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो कार्यालय पत्र वे औपचारिक पत्र होता है। देखो ये सबसे पहली बात, ये औपचारिक पत्र होता है जो विभिन्न कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या दूसरे कार्यालयों को भेजा जाता है, ठीक है ना। कार्यालय पत्रों में भावात्मक, अलंकृत तथा मुहावरेदार भाषाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ देखा जाए तो कार्यालय पत्र में केवल विषय से संबंधित एक मिनट रुकेगा, विषय से संबंधित एवं तर्क संगत बातें ही कही जाती है, कि कोई बात नहीं होगा इसमें। इसका प्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका देखा है तो इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग का जो क्षेत्र है, फिर बोलो कि इसका प्रयोग बहुत ही जगहों पे किया जाता है। जैसे अगर बात करें इसका प्रयोग जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। देखा है तो केंद्र और राज्य सरकारों देखा है तो आपके पास सचिवालयों तथा विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं आदि में इन सभी का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे थी। अच्छा, कार्यालय पत्र कितने प्रकार होते हैं, देखो कार्यालय पत्र के बारे में देखो यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका सारा चीज़ यहाँ पे वर्णन किया गया, इसको आप लोग एक बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कार्यालय पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। इसके नीचे प्रेषक माने सेंडर का नाम, पता, नाम जो हो गया, पद हो गया, पता हो गया, वो आपको लिखना पड़ेगा। वैसे वो कौन किस पद में आसीन है, उसका नाम क्या है, दिनांक वगैरह, ठीक है ना। तो पता लिखा जाता है, उसके पश्चात दिनांक लिखा जाता है, ठीक है। दिनांक के पश्चात प्रेषिती का नाम लिखा जाता है तथा दिनांक उसके नीचे होता है। दिनांक में महीने का नाम, अंकों की वजह शब्दों में लिखना ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। जनरली शब्दों में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अंकों में लिख दिया तो कोई गलती नहीं, पर शब्दों में लिखना ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत कार्यालय या विभाग का नाम, पता इत्यादि लिखने के बाद
इसके बाद क्या लिखा जाता है, सेवा में लिखा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात पत्र पाने वाले का नाम, पद और पता लिखा जाता है। जो जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पद, पता आपको लिखना पड़ता है। फिर विषय के अंतर्गत उस बात की संक्षिप्त माने छोटा सा चर्चा की जाती है जिसके लिए जो है वो पत्र लिखा जा रहा है। पत्र पाने वाले को संबोधन करने के लिए महाशय, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ संक्षिप्तता कार्यालयी पत्र की विशेषता होती है। संक्षिप्त मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम वर्डों में सारा चीज़ें आपको प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस कर देना पड़ेगा। ठीक है, पत्र की समाप्ति के बाद बाईं ओर देखा है तो भावदी इत्यादि लिखकर पत्र लिखने वाले को अपना हस्ताक्षर करना होता है। अच्छा, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, तो अधिसूचना से आप क्या समझ देख लो, सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उन्हें अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना द्वारा संवैधानिक नियमों और आदर्शों की घोषणा की जाती है। इसमें देखा है तो राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, देखा है तो पदोन्नति, संसद स्थानांतरण एवं देखा है तो प्रतिनियुक्ति का प्रकाशन किया जाता है। सरकारी अध्यादेशों, देखा है तो संकटकालीन घोषणाओं और अधिनियमों का प्रकाशन भी अधिसूचना द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी अधिसूचना में आता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कि टिप्पणी किसे कहते हैं, बता। देखो, कार्यालय में विचाराधीन पत्रों को शीघ्रता और सुगमता से निपटाने के लिए अधीनस्थ अधिकारी, कार्यालय सहायक या संबंधित लिपिक द्वारा उस पर लिखी गई अभियुक्ति अथवा संक्षिप्त विवरण को ही क्या कहते हैं हम लोग, टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रार्थना पत्र क्या है, तो प्रार्थना पत्र देखा जाए तो वस्तुतः आवेदन पत्र ही है, एक प्रकार का आवेदन पत्र ही है जो विद्यालय महाविद्यालयों के देखा जाए तो प्राचार्य अथवा संस्था या संगठन के प्रधान को किसी कार्यवंश लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, आवेदन पत्र किसे कहते हैं, तो आवेदन पत्र देखा जाए तो किसी पद हेतु आवेदक संस्थाओं के प्रमुख इत्यादि को जिस आपके पास प्रारूप में आवेदन करता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आवेदन पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में एक बात बोलूँगा, तो बेसिकली ये था कि देखो, ये जो है आपका, ये बेसिकली आपका बुक का पोर्शन है। तो बुक का पोर्शन देखा जाए तो जितना मैं कराऊँ उतना कम है। ठीक है, तो मैंने जितना करा दिया, साथ ही साथ देखा जाए इससे पहले 1-2 वीडियो और डाला हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव का जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल भी एक वीडियो डाल दूंगा सुबह। ठीक है, और इसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मैं ही आपके लिए बोल रहा था। ठीक है, और बाकी आपको ज़्यादा ध्यान देना है पत्र लेखन में, जो चीज़ें आपका आता है। ठीक है, ग्रामेटिकल पार्ट में आता है उस पर ध्यान दे दो, पैराग्राफ पे ध्यान दे दो, साथ ही साथ आपका जो पैराग्राफ बोल रहा हूँ, साथ ही साथ जो आपके पास गद्यांश वगैरह आता है। ठीक है ना, तो उस सब पे अगर आप लोग ध्यान दे देते हो, ठीक है, तो आप लोग समझो कि एक अच्छा खासा नंबर ले आओगे। बाकी जो पूरा साल पढ़ा उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा था कि इसमें आपको थोड़ा ध्यान कम देना है। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब बुक वाला पोर्शन जितना करोगे उतना कम है, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। पर आप लोग को पता है कि भाई साहब देखा है तो एप्लीकेशन किस प्रकार से आता है, ये सब चीज़ें आप लोग का फिक्स होता है, तो उस सब में ज़्यादा ध्यान दो, ग्रामेटिकल पार्ट में ज़्यादा ध्यान दो। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास गद्यांश वगैरह आएगा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और बेसिकली गद्यांश वगैरह तो करने की जरूरत पड़ती भी नहीं, जनरली बच्चा कोई करता भी नहीं है, ऐसे ही हो ही जाता है जनरली। ठीक है, पर फिर भी आप लोग 1-2 चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था आपको। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, उसी में ये PDF भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।